हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। फ्रेंड, आज एनसीएफ 2005 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है। फ्रेंड, आपके जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, जो कि 40 से 50 नंबर का जो पेडागोजी यहीं से आता है। अगर आप एनसीएफ सही से कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है पेडागोजी का आपका क्लियर हो जाता है, और पेडागोजी का जो प्रश्न होता है लगभग यहीं से पूछा जाता है। आप 40 से 50 नंबर आप एनसीएफ पढ़ के ला सकते हैं। फ्रेंड, हमारे चैनल में जो अब तक नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का जो पहला जो सिद्धांत है फ्रेंड, वो है मार्गदर्शक का सिद्धांत। तो मार्गदर्शक का सिद्धांत के अंतर्गत कुछ पॉइंट आते हैं, वो हैं ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना। बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, बुक्स पढ़ा रहे हैं, तो उसको एक बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो अगर बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं तो उस बच्चों के अंदर जो वास्तविकता की जो भावना होती है वो आती है, और वास्तविक दुनिया से वो जुड़ते हैं। और दूसरा जो है वह है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त करना। पढ़ाई को जो है रटने की चीज़ नहीं है, बच्चों को ये सुनिश्चित करें कि पढ़ाई को वो समझे। रटन, यहाँ रटन होना था तो रटन नहीं होना चाहिए, रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। बच्चों को ये बात बताना चाहिए कि बच्चे कैसे इस पढ़ाई को समझे, ना कि रटे। अगर आप सोच समझ के जो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनता है, तो इसलिए पढ़ाई जो है कॉन्सेप्ट बेसिस होना चाहिए, ना कि रटन प्रणाली। अगला है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो पाठ्यपुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को एक ऐसा अवसर मिले जिसमें कि विकास हो, चौमुखी विकास हो, और ना कि पाठ्यपुस्तक जितना बच्चे पाठ्यपुस्तक में पढ़े वही इतना उसमें सीमित हो। आज का जो अगला पॉइंट है वो है कि ऐसी जो है एक ऐसी भावना होनी चाहिए, पहचान होना चाहिए कि एक ऐसी भावना होना चाहिए, पहचान का जो विकास होना चाहिए, जिसमें कि प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं उसमें होनी चाहिए, और राष्ट्रीय चिंताएं के साथ साथ जो है बच्चों को देश की एक भावना होनी चाहिए जो कि समाहित हो, उसमें एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए, ना कि बच्चों को सिर्फ जो आप रटा दिए हैं वही। तो उसमें एक प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था का अंतर्गत भी एक भावना जागनी चाहिए। आज का जो अगला है फ्रेंड वो है परीक्षा को अपेक्षाकृत जो है अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जब आप परीक्षा लेते हैं उसको कोशिश करें कि परीक्षा लचीला होना चाहिए, और जो कक्षा में जो गतिविधियां हुई हैं उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप किताबी नॉलेज होना चाहिए। ये सिद्धांत में दिया हुआ था। और आज का जो अगला है वो है सीखना और ज्ञान। तो बच्चे जो सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं उसके बारे में है कुछ पॉइंट। एनसीएफ ने बताया है कि समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविकता क्षमता का विकास करता है। बच्चे जो हमारे आसपास समाज में रहते हैं, तो समाज से बच्चे जो ज्ञान अर्जन करते हैं तो वो भी काफ़ी विद्यार्थियों के लिए एक सृजित होता है, और उसका जो स्वाभाविक क्षमता होता है उसका विकास होता है, और ऐसे अनौपचारिक शिक्षा समाज से बच्चों को मिलता है। तो अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है, जैसे कि शिक्षा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव, उनके स्वभाव और उनकी सक्रिय सहभागिता और प्राथमिकता देना। कि बच्चे जो है कुछ अनुभव रखते हैं, तो उस अनुभव के हिसाब से बच्चों का जो स्वभाव होता है, उनकी जो सक्रिय भागिता होनी चाहिए, उसकी वास्तविकता होना चाहिए। तो बच्चों को मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है बाल केंद्रित है। जब बच्चे एक्टिव होंगे तभी बच्चे जो है कुछ सीखेंगे, कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे। अगर टीचर एक्टिव रहेंगे, टीचर अगर बोर्ड में बता रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, तो इससे बच्चे एक्टिव नहीं हुए। इसलिए बच्चे को सहभागिता के लिए, उसको भाग लेने के लिए सक्रिय बनाना चाहिए, इसको एक्टिव रखना चाहिए क्लास में।
अगला है सभी बच्चों का जो स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार का विकास की पहली शर्त है। तो किसी भी विकास से पहले बच्चों का जो है स्वास्थ्य, शारीरिक विकास होना जरूरी है, क्योंकि विकास का पहला चरण है कि शारीरिक स्वस्थ होना बच्चों का। तो अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो उसका मन मस्तिष्क जो है स्वस्थ होगा, तो बच्चे अच्छा स्वभाव होगा और बच्चे जो है एक व्यवस्था से सीखेंगे। अगला है सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों से सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो बच्चों को जो है स्वतंत्र खेल हो, जैसे कि अनौपचारिक हो या औपचारिक हो खेल हो, तो उसका जैसे योग हुआ, खेल हुआ, अन्य गतिविधि हुआ, उसमें भाग लेने के लिए देना चाहिए, जिससे क्या होगा उसकी शारीरिक और उसका मन मस्तिष्क जो मनोसामाजिक होता है उसका विकास होगा। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। अगला पॉइंट है हमारे स्कूल के शैक्षणिक अभ्यास, सिखाने के कार्य और गतिविधियों और विद्यार्थियों के लिए बनाए गए पाठ्य पुस्तक उनके समाजीकरण और जो है उनके समाजीकरण और उनके सीखने की सहनशीलता, तो सीखने की सहनशीलता के गुण पर केंद्रित हो, जबकि हमें उसकी सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धन करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जो बच्चे हमारे सीखते हैं, बच्चे स्कूल में जो शैक्षणिक अभ्यास होता है वो विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक ही नहीं बल्कि उनके समाजीकरण और उनके जो है क्या कहते हैं सीखने का एक सहनशीलता, एक गुण केंद्रित होना चाहिए कि बच्चे क्या क्षमता रखते हैं, क्या सीख सकते हैं। और बच्चे को जो है उनकी जो सक्रिय रचनात्मक सामर्थ्य होना चाहिए कि बच्चे सक्रिय हैं, और उसको पोषित संवर्धन करना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ में पाठ्य पुस्तक शैली में सक्रिय हो और बाहरी दुनिया से वो जुड़े। अगला पॉइंट है फ्रेंड, वो है सभी बच्चे क्या होते हैं, सभी बच्चे जो है स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो और उनमें क्या होता है, सीखने की क्षमता होती है, बच्चे में प्रेरित होते हैं और सीखने की क्षमता होते हैं। ये NCF 2005 में कही गई है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना और कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे कोई बच्चे जब किसी अमूर्त चीज़ को वो सोचते हैं तो उसमें एक क्षमता का विकास होता है, उसमें सोचने की विकास होता है और वो कुछ सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाती है। और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों के लिए। आज का जो अगला पॉइंट है फ्रेंड NCF का, वो है कि बच्चे जो है व्यक्तिगत स्तर पर अपने दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो बच्चे जो है विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं, जैसे दूसरों से अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। कुछ बच्चा दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, कर रहा है, तो बच्चे देख के अनुभव प्राप्त करते हैं। और स्वयं चीज़ें करने, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं देखने के बाद वो स्वयं चीज़ें को करने लगते हैं, तो वहाँ से भी कुछ क्या होता है वो सीखते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो स्वयं बनाने से या फिर प्रयोग करने से, किसी चीज़ का जब प्रयोग करते हैं, ठीक, तो पढ़ने से, यहाँ पढ़ना होगा, पढ़ने से और विमर्श करने से, मतलब बातचीत करने से, उसका डिस्कस करने से, किसी से पूछते हैं, फिर वो सुनते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, सोच वो मनन करते हैं। तो इस गतिविधियों से क्या होता है कि लेखन के जरिए भी अभिव्यक्त करने से, है ना, अपने विकास के मार्ग में उन्हें क्या होता है, सभी तरह के अवसर मिलते हैं। इस तरह के बच्चे को अवसर मिलते हैं। आज का जो अगला पॉइंट है फ्रेंड, वो है कि बच्चे का जो मानसिक रूप होता है, जो बच्चे का मानसिक रूप से तैयार हो, उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना। जैसे कि छोटे बच्चे हैं और उसका मन मस्तिष्क अभी तैयार नहीं हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन
कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बचपन से ही रटाना शुरू कर देते हैं, उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बात की अवस्था में क्या होता है कि उनमें सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे जब छोटे से रटने लगते हैं तो बाद में उसको प्रभावित होता है, हो सकता है वो ऊब जाए और बहुत जो है शिक्षक है याद करना। और ये जो है शिक्षक है कि ये शिक्षा का एक ऐसा है कि याद तो हो जाता है, मतलब शिक्षा में यहाँ एक वर्ड जो गलत है, शिक्षा में क्या होता है कि याद तो हो सकते हैं बच्चों को, परंतु यह संभव नहीं है कि वो ना तो उन्हें समझ पाए, ना ही उन्हें क्या करता है अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाए। तो छोटे जो उम्र में बच्चे को अगर आप सिखाते हैं, कोशिश करते हैं सिखाने की, कम उम्र में जब वो परिपक्व ना हो, सीखने के लायक ना हो, तब वो तो सीख तो जाते हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन वो अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं, ना कि बच्चों को, ना ही वो वास्तविक दुनिया से उस चीज़ को जोड़ पाते हैं, सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। इस तरह की होती है। अगला है कि स्कूल के भीतर या बाहर इन दोनों जगहों पर क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना कि स्कूल में ही होती है सिर्फ, तो स्कूल से बाहर भी होती है, क्योंकि बताया गया है कि जो सीखना होता है वो वास्तविक जीवनों से जोड़ा जाता है। तो दोनों जगहों पे अगर संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया जो है पुष्ट होती है, मतलब आसान होती है। अगला है किशोर अवस्था अस्मिता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो किशोर अवस्था जो है उसमें अस्मिता का विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था में जो अमूर्त चीज़ों को सीखने की एक क्षमता आ जाती है। आसपास के जो वातावरण, प्रकृति चीज़ों पर लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतर क्रिया करना सीखने की एक प्रक्रिया अभिन्न अंग है। जो बच्चे जो है आसपास के वातावरण, प्रकृति से जो सीखते हैं, ये भी एक माध्यम है सीखने का और ये अभिन्न अंग है। अगर बच्चे जो भी चीज़ क्लास में पढ़ते हैं, टीचर सिखाते हैं, उसको आसपास के से जोड़ के भी बच्चे सीखते हैं। अब है भाषा। अगर भाषा की बात करें तो एनसीएफ ने कहा है कि बच्चों में भाषा की जो होता है जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी से एक भाषा, वो एक स्पेसिफिक उसमें भाषा होती है। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से ही पहले भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्णमासी क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल आने से पहले जो है मतलब वो एक भाषा जरूर जानते हैं, जिसे मातृभाषा कहते हैं, वो जानते हैं। और कुछ बच्चे एक से ज़्यादा भाषा भी जानते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उसमें से पहले से ही क्या होता है, एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 भाषाओं का समझने या बोलने की क्षमता होती है कुछ बच्चों में। अगला है कि महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे की सहज भाषा की क्षमता को पहचानने और याद रखने की भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। तो बच्चे में जो भाषा जो बनती है, भाषा का विकास होता है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बनती है, वास्तविकता जीवन से बनती है। जो बच्चे हम अपने समाज से, अपने परिवार से सुनते हैं वही वो सीखते हैं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौती और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो त्रिभाषा जो है तो एक चुनौती है और बच्चों को एक अवसर देता है कि अगर बच्चे 2 भाषा जानते हैं तो तीसरा भाषा भी उसके अंदर कैसे लाना है, और वो बच्चे जो है सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड, वो है कि निभा सकता है बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो यह कह सकते हैं कि बहुभाषिकता से जो क्या होता है कि एक निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होता है बच्चों को, और भाषा शिक्षा बहुभाषिक होना चाहिए। भाषा शिक्षा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुभाषिक होना चाहिए। बच्चों की जो घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे की जो घरेलू भाषा होता है, जो मातृभाषा होता है, वो शिक्षण का एक माध्यम होना चाहिए। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कक्षाएं में भी तरह तरह के भाषा की कक्षाएं हैं। तो भाषा जो है सिर्फ भाषा की ही कक्षाएं नहीं, तो भाषा जो है गणित में भी बोली जाती है, अन्य सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान ये सब में भी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और होता भी है फ्रेंड। और है कि कहानी, कविता,
गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने चाहिए। तो बच्चों को कहाँ जोड़ना चाहिए? कहानी, कविता या नाटक जो स्कूलों में किया जाता है उससे जोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है, भाषा का विकास होता है। आज का जो अगला है कि द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा सीखना, तो द्वितीय भाषा जैसे बच्चे एक पहली भाषा सीखते हैं जैसे मातृभाषा कहते हैं, तो द्वितीय भाषा बच्चे जब सीखते हैं तो जैसे अंग्रेजी शिक्षण का लक्षण ऐसे बहुभाषी लोगों को तैयार करना होता है जो हमारी भाषाओं को समृद्ध कर सके। तो हमारा भाषा को समृद्ध करने के लिए द्वितीय भाषा कुछ सीखते हैं जो अंग्रेजी हुआ, फिर अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके फिर हिंदी में अपनी मातृभाषा में करते हैं। तो भाषा तब सीखी जाती है जब वह भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती बल्कि सार्थक संदर्भों में जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसलिए अंग्रेजी को अन्य विषयों को संदर्भ में जोड़ा जाना चाहिए। तो भाषा ऐसा नहीं है कि भाषा जब पढ़ाए तभी सीखा जाता है, भाषा को अन्य विषयों के साथ जोड़ के सीखा जाता है। जैसे आप विज्ञान है, विज्ञान जो है हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो आप हिंदी भाषा का वहाँ प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भाषा जो है किसी अन्य विषयों के साथ जोड़ कर उसको अर्जित कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। अगला है कि निवेश। निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है, चाहे वो पहली भाषा हो या दूसरी। तो ये जो है निवेश समृद्ध मतलब परिवेश में जो भाषा जो बोली जाती है, चाहे आप दूसरी भाषा भी क्यों ना सीख रहे हो, तो उसका एक परिवेश होना चाहिए, उसका एक जो समाज में बोला जाता है। अगर आप भाषा सीखते हैं, अगर आपके सामने आप बोलेंगे फिर कैसे, तो सामने में कुछ ऐसा वातावरण होना चाहिए ऐसा जिससे कि आप उस भाषा का संप्रेषण कर सके, आप एक दूसरे से व्यक्त कर सके तो और बोल सके, डिस्कस कर सके, तभी भाषा शिक्षण की पूर्व ये शर्त है। शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए तथा पोर्टफोलियो के रूप में उनका लेखन रखना चाहिए। तो शिक्षार्थी को जो प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, उसका कुछ परीक्षाएं होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए तथा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। मतलब ये है कि बच्चे का रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए, कौन से बच्चे कितने विकास कर रहे हैं भाषा में या फिर अन्य सब्जेक्ट में। अगला है कि भाषा कौशलों को पुण्य के रूप में, चिंतन और अस्मिता के रूप में स्कूल के सभी विषयों में मौजूद हैं। तो भाषा जो है वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, जैसे कि आप चिंता भी करते हैं, वहाँ भी एक भाषा का विकास होता है कि जो बच्चे जो भाषा जानते हैं उसी भाषा में चिंतन करते हैं, और ये जो है सभी विषयों में ऐसे ही भाषा मौजूद हैं। अगला है कि समय से पहले ही सही उच्चारण बोलना, जो समय से पहले होते हैं सही उच्चारण बच्चे जो बोलते हैं, बोलने से क्या होता है, बच्चे के खुलकर अपनी बोली में बात करने की क्षमता को कुंठित करता है। जैसे कि बच्चे जो है समय से पहले जो है अगर उच्चारण करते हैं, वो बोलते हैं, तो खुलकर बच्चों के क्या करता है, कुंठित करता है, बच्चा की क्षमता को दर्शाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षार्थी कितना प्रगति किया उनका मूल्यांकन होना चाहिए, और पोर्टफोलियो के रूप में उसका लेखन रखना चाहिए। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है। अगला है कि द्वितीय भाषिकता या भाषिकता होगा, यहाँ पे द्वितीय भाषिकता होगा। द्वितीय भाषिकता या बहुभाषिकता, ये भाषिकता है, और बहुभाषिकता के निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। क्या होते हैं, चाहे वो पहली भाषा हो या द्वितीय भाषा, उसका एक निश्चित लाभ होता है बच्चों को। भाषा शिक्षण बहुभाषी होना चाहिए। भाषा जो शिक्षण होना चाहिए क्या होना चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए। बच्चों की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए। जो बच्चे के जो घर की भाषा होते हैं वो क्या होना चाहिए, स्कूल के शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। फ्रेंड, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा अगले क्लास में, क्योंकि ये NCF 2005 है, काफ़ी लंबा है, तो इसमें 4 या 5 या 6 वीडियो हो सकता है। तो फ्रेंड, हमारे वीडियो को इसी तरह से अगले जो पार्ट आने वाले हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप बेल के घंटी के आइकॉन को नहीं दबाए हैं तो दबा दें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।